Okay guys, I'm starting with interest rate risk management chapter. This chapter is supposed to cover three parts: FRA, forward rate agreement, financial swaps, interest rate guarantee, जिसका तीन पार्ट है: caps, floors and collars. Collars are combination of cap and floor. Okay. इसमें इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स भी करा देते हैं. इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का भी जो क्वेश्चन है वो भी इसी में आ जाता है. सो मैं आपको क्या करा रहा हूँ, एसएफएम का डीजेबी बुक हमारा जो है उसको सॉल्व करा रहा हूँ. एज यू नो, हमने पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रखे हैं. इस बहाने हमारा एसएफएम का थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है. किया हुआ चीज़ भी दिमाग से बहुत बार एसएफएम में स्लिप हो जाता है. सो शुरुआत के बहुत इजी क्वेश्चंस हैं तो मैं उनको नहीं कर रहा क्योंकि वो सब बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, पहले भी आपके एक दो बार किए हुए ही होंगे. थोड़े अलग अलग क्वेश्चन को करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए आप. कम टू क्वेश्चन नंबर 9. XYZ लिमिटेड बोरोज 15 मिलियन ऑफ 6 मंथ्स लिबॉर. 6 मंथ्स लिबॉर बोरो किया है. 15 मिलियन एट 6 मंथ्स लिबॉर. बेसिकली आपने ऐसे ही बोल देता ना, लिबॉर बोरो किया है. लिबॉर प्लस 10% वाला सुनने में अजीब लगता है, बट अपना कैलकुलेशन इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ. फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, 6 मंथ्स का लिबॉर के हिसाब से 24 मंथ्स का लोन है, तो इसका मतलब 4 बार रीसेट डेट आएगा. कंपनी एंटिसिपेट्स अ राइज इन लिबॉर. जब जब डर लगता है कि रेट बढ़ जाएगा तो हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए, हेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट गारंटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एफआरए का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी इस्तेमाल कर रहा है कैप ऑप्शन को. कैप ऑप्शन इज़ लाइक अ कॉल ऑप्शन. कैप इज़ लाइक अ कॉल ऑप्शन. कॉल ऑप्शन में क्या होता है, हम लोग प्रीमियम देते हैं, ओके, और एक स्ट्राइक रेट लॉक करा लेते हैं. तो एक्चुअल रेट जब हमारा स्ट्राइक रेट से ज़्यादा जाएगा तो हमें कॉम्पेंसेशन मिलेगा. कॉल ऑप्शन को हमने बाय किया तो प्रीमियम देना पड़ेगा. सो कैप ऑप्शन इसने लिया एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 8%. सो 8 से ज़्यादा अगर एक्चुअल में लिबॉर हो गया तो हमें कॉम्पेंसेशन मिलेगा. विल रिसीव कॉम्पेंसेशन व्हेन लिबॉर इज greater than 8%, the strike rate. Here strike rate is 8%. So premium here is 1%, and for the entire reset period, that means for entire 24 months, and fixed rate of interest is 7% per annum. Now whenever this is given, it has got a special impact on premium workings, that we usually calculate premium here as a simple working 1% of our risk covered, which is for 15 million. So this premium is coming how much, 1,50,000, right? 15 million का 1% कितना होता है? मिलियन माने 6 जीरो, उसका 1%, 15 2 4 6 का 1% करने से 1.5 लाख आता है. अब ये 1.5 लाख प्रीमियम है, तो नॉर्मली इसको 4 पीरियड में, 6 मंथ्स का 24 मंथ्स का टोटल ड्यूरेशन है, 6 मंथ्स लिबॉर है, तो 4 पीरियड में अमोर्टाइज होना चाहिए. तो नॉर्मली अपने डिवाइड बाई 4 भी कर देते हैं, बट जब अभी ऐसा दिया हुआ है तो नया चीज़ क्या है, इस सब में आपको प्रीमियम में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट लेकर इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट से अमोर्टाइज करना है, विच इज़ इक्वल टू प्रीमियम अमाउंट डिवाइडेड बाई एन्युटी फैक्टर, जिसका रेट होगा ये 7% से. हम लोग का 6 मंथ्स में अमोर्टाइज होगा तो 3.5%, और फॉर 4 पीरियड्स आप अमोर्टाइज करेंगे तो ये एक अमाउंट आएगा विच विल बी योर इक्वल एनुअल अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर ईच रीसेट पीरियड. सो दिस इज समथिंग न्यू विच आई वांटेड टू शो यू हियर. ठीक है, और क्वेश्चन में एक बदमाशी किया, देखिए 3 ही रीसेट पीरियड दिया, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या अमोर्टाइज 3 में करना है. नहीं, अमोर्टाइज 4 में करना है, क्योंकि 24 मंथ्स का है, बट कैलकुलेशन 3 का ही करना है. एक्चुअल पोजीशन ऑफ लिबॉर आपको दिया हुआ है 3 का, और ये सब पर एनम रेट होता है. आपका 6 मंथ्स है तो इंटू 6/12 कर लेंगे,
यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ फार इंटरेस्ट रेट रिस्क इज हेज थ्रू कैप ऑप्शन। बोल रहे कैप ऑप्शन का फायदा बता दो, बस सिंपल टर्म्स में बोले तो कैप ऑप्शन का फायदा पूछ रहे हैं, आस्किंग कैप ऑप्शन का फायदा क्या हुआ। तो बहुत सिंपल है करना। सबसे पहले कैप ऑप्शन में प्रीमियम गया उसको एमोटाइज कर देते हैं हर रीसेट पीरियड में, और हर रीसेट पीरियड में हम चेक करेंगे कि हम लोग को कुछ कैप ऑप्शन से मिल रहा है क्या। सो पहले प्रीमियम को अमोटाइज करो, जैसे 1.5 लाख है उसको डिवाइड करो आप ये वाला एन्युटी फैक्टर से, इसका वर्कआउट करो 1.035 डिवाइड 1 इक्वल टू 1 2 3 4 GT 3.673 आ रहा है। सो 3.673 को 1.5 लाख से डिवाइड कर दिया जाए, 3.673 को 1.5 लाख से डिवाइड कर दिया जाए तो 40838 आ रहा है अप्रॉक्स। 1.5 लाख 1.035 डिवाइड 1 इक्वल टू 1 2 3 4 GT, फिर डिवाइड 1,50,000 इक्वल टू 40838। ठीक है, ये आपका पर पीरियड अमोटाइजेशन अमाउंट आया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कैप ऑप्शन का वर्किंग करना है। तो कैप ऑप्शन में मेरा एक आउटफ्लो हो गया प्रीमियम का जो मुझे हर रीसेट पीरियड में देना है 1 2 3। आपको ये कॉपी में करना चाहिए, मैंने पहले भी बोला है इसके बहुत सारे क्लासेस में, या फिर आप रफ में मेरे साथ ऐसे डीजेबी बुक लेके करोगे, या फिर डीजेबी बुक नहीं है हाथ में तो ये सब पेपर का कोई क्वेश्चन को खोल के करोगे। डीजेबी बुक हमारा यूनिक इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर सारे कॉमन क्वेश्चन को इकट्ठा कर दिया है, तो आपका प्रैक्टिस का रिपीटेशंस को कम करके वैरायटीज़ पे ले आया है। हालांकि रिपीटेशन प्रैक्टिस करने से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, तो रिपीटेशन के लिए आप अपना क्लास नोट्स देखें, उसमें भी सिमिलर सम्स मिल ही जाएगा। 1 2 नहीं मिलेगा तो उसको यहीं से 2 बार कर लें। आउटफ्लो प्रीमियम आपका 40838 सब में जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कॉल से देखो मेरा स्ट्राइक रेट 8%, तो मेरे को 1% यहाँ पे ऑफ मिलेगा, यहाँ पे 1.5% मिलेगा और यहाँ पे 2% मिलेगा। सो कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम कॉल, कॉल मतलब कैप, सो 1% ऑफ 15 मिलियन फॉर 6 मंथ्स, 15 मिलियन का 1% फॉर 6 मंथ्स, सो ये आ रहा है 75,000। फिर यहाँ पे 1.5% मिलेगा, यानी कि इसका आधा और जुड़ जाएगा तो 1,12,500, और यहाँ 2% मिलेगा मतलब 75 का डबल हो जाएगा 1.5 लाख। सो आपका आउटफ्लो 3 पीरियड में कितना हुआ प्रीमियम के पीछे वो आपको पता चल गया। ये आपका नेट फिगर आ गया, नेट आउटफ्लो और नेट कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड आपको पता चल गया। सो इन दोनों को नेट करके आप बोल सकते हो इतना मेरा रिकवरी हो गया अगेंस्ट मेरा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। अगर मैं ये कैप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो मेरा तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट पॉकेट से ही लग रहा होता। अब इस एक्स्ट्रा कॉस्ट के अगेंस्ट में मेरा नेट रिकवरी हो गया। सो क्वेश्चन पूछा है हाउ फार इंटरेस्ट रेट इज हेज्ड, इसका मतलब है कि इतना रुपया मैं रिकवर कर लिया। ठीक है, इतना रुपया मैं रिकवर कर लिया। सो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कभी भी चेंज नहीं होता। इसमें एक और वर्किंग हो सकता था कि आप ओरिजिनल इंटरेस्ट का भी अमाउंट निकाल लेते। ओरिजिनल इंटरेस्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लिबोर प्लस 10%। सो अगर वो 10 सही है तो 10% प्लस 9% तो 9% तो आपका ये 10% तो फिक्स रहेगा हमेशा, और ये 9% जो है ये आपका 6 मंथ्स में डिवाइड होगा तो 4.5 प्लस 10 तो 14.5% के हिसाब से आप यहाँ पे ओरिजिनल इंटरेस्ट निकालोगे। वैसे यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट अमाउंट बताओगे। बोले अगर हेज नहीं करते मेरा इतना लग जाता और हेज करने के कारण मैं इतना रिकवर कर लिया तो मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट क्या आएगा, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, इधर नहीं पूछा है। तो इस दोनों को नेट करके इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट भी कभी कभी पूछेगा, तो उस इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट का वर्किंग के लिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हम वो कर लेंगे।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा फंडा कि कैप ऑप्शन में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में आओ। 10 देखो यहां पर क्या है, व्हाट इज गिवन इन 10 नंबर। ये क्वेश्चन में हम लोग आपसे कैप और फ्लोर दोनों करा रहे हैं। अब कैप क्या होता है, व्हाट इज कैप? कैप इज बेसिकली like a call option which protects us against rise in interest rate if we are buying cap। जैसे आप लोग ऑप्शंस का पढ़ाई रिकॉल करो कि कॉल पुट होता था, कॉल में C प्लस सी माइनस, पुट में P प्लस P माइनस। तो वैसे कैप में भी होता है C प्लस कैप माइनस, फ्लोर में भी फ्लोर प्लस फ्लोर माइनस। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा ऑप्शन से रिलेट करके बता रहा हूँ कि ईजी हो जाए आपके लिए समझना। तो कैप हम लोग बाय करेंगे तो प्रीमियम हमारा क्या होगा, लगेगा। फ्लोर बाय करेंगे तो प्रीमियम लगेगा, फ्लोर सेल करेंगे तो प्रीमियम मिलेगा। सो इस सम में यू विल सी दैट क्वेश्चन विल बी बाइंग कैप एंड सेलिंग फ्लोर। अगर हम कैप बाय कर रहे हैं और फ्लोर को सेल कर रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन, कैप से प्रीमियम देना पड़ेगा, फ्लोर से सेल किया, जैसे ऑप्शंस को सेल करते हैं तो प्रीमियम रिसीव हो जाता है, तो फ्लोर से प्रीमियम रिसीव हो गया तो क्या हुआ, हमारा जो प्रोटेक्शन का कॉस्ट है वो नलीफाई हो गया। नाउ कैप से फायदा क्या है कि इसके ऊपर जाएगा तो कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, तो मेरा एक सर्टेन मैक्सिमम लिमिट हो गया। और फ्लोर सेल करने का एक नुकसान हो गया, फ्लोर इज लाइक पुट ऑप्शन, ओके। फ्लोर पुट को सेल कर देते हैं यदि हम, तो क्या होता है याद है क्या, पुट को यदि हम सेल कर देते हैं तो पुट बायर जब नीचे जाएगा तो उसको एक्सरसाइज करेगा और मेरे को देना पड़ेगा। मतलब एक नीचे लिमिट पर, अगर उससे नीचे अगर चला गया तो मेरे को पे करना पड़ेगा। तो नीचे में भी एक लिमिट है, ऊपर में भी एक लिमिट है। जैसे अगर मेरा 5% नीचे का लिमिट है, 10% ऊपर का लिमिट है, तो 10% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हुआ तो मुझे कॉम्पेंसेशन मिलेगा। और फ्लोर के कारण अगर मैंने 5% पे फ्लोर सेल करके प्रीमियम रिसीव किया हुआ है, तो 5% से नीचे जाने पे पुट बायर जैसे कि फ्लोर बायर इसको एक्सरसाइज कर देगा तो मेरे को देना पड़ेगा। आई कैन नॉट सेव मनी बिकॉज ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट देन। सो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, कंपनी ने इशू किया है 10 मिलियन पाउंड का फ्लोटिंग रेट लोन जुलाई 1, 2013 विथ रेट सेटिंग एवरी 6 months इक्वल टू लिबॉर प्लस 50 basis point। दिस इज साउंडिंग लॉजिकल। XYZ इज इंटरेस्टेड इन अ कॉलर स्ट्रेटेजी। कॉलर स्ट्रेटेजी कैसे बनाया है वो भी बता दिया। सेलिंग अ फ्लोर, फ्लोर माइनस, एंड बाइंग अ कैप दैट इज C प्लस। So they have bought 3 years cap and sold 3 years floor as per the following details on July 1, 2013. So we have notional principal amount of 10 million डॉलर लिख दिया गया यहाँ पे भी फिर डॉलर लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं, कॉपी पेस्ट एरर है। 10 मिलियन यूरो, मैं तो पाउंड ही कर दिया जिससे सब हिसाब बराबर। सो नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट इज 10 मिलियन पाउंड। रेफरेंस रेट इज 6 months लिबॉर। स्ट्राइक रेट इज 4% फॉर फ्लोर एंड 7% फॉर कैप। सो दैट मीन्स इसके भीतर ही हम लोग को रहना है। 7% से ज़्यादा हुआ तो कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, बट 4% से नीचे हुआ तो हमें पे करना पड़ेगा। मतलब मेरा लोअर कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट 4% तो आना ही है। अगर मार्केट रेट 3% हो गया तो मेरे को 1% देना पड़ेगा। मतलब मेरे को 4% कॉस्ट उठाना ही पड़ेगा कि मैंने फ्लोर बेचा हुआ है। प्रीमियम 0 क्यों हुआ, उस पर एस्ट्रिक्स लगाया हुआ है, बोल रहा है कि प्रीमियम जो आया वो चला गया, प्रीमियम जो आया वो चला गया। ठीक है, तो कैप से प्रीमियम पे किया हुआ है और यहाँ पर फ्लोर से प्रीमियम रिसीव किया हुआ है। ध्यान दे लेंगे इसको। सो इसमें उल्टा पुल्टा हो जाता है कभी कभी, तो कभी कभी हो जाता है, मैं भी उल्टा पुल्टा बोल दिया हूँ बीच में, तो माफ़ कर दीजिएगा। आप ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है। एक्चुअल लिबॉर एट ईच रीसेट डेट इज गिवन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफेक्टिव इंटरेस्ट। इफेक्टिव इंटरेस्ट का मतलब मैंने अभी थोड़ा देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था, इट इज ओरिजिनल इंटरेस्ट, ओके, प्लस अगर प्रीमियम पेड है तो वो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे प्रीमियम है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं किया, और माइनस एनी काइंड ऑफ कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड। और यहाँ पे फ्लोर भी है तो कॉम्पेंसेशन हो सकता है हम लोग को पे भी करना पड़ जाए। कॉम्पेंसेशन पेड होगा तो प्लस हो जाएगा, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट।
एंड देन क्वेश्चन अगेन इज आस्किंग ओवरऑल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो ये अमाउंट से ही बस रेट ऑफ इंटरेस्ट नया बना देना। इसको कैसे करना है मैं यहाँ पे वर्किंग करता हूँ आपके लिए। पहले आप यहाँ पर डाल दीजिए ओरिजिनल इंटरेस्ट, ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका कैप से क्या इनफ्लो हुआ, और फ्लोर में इनफ्लो नहीं हो सकता है, ये सेल किया हुआ है ना, सेल किया हुआ है तो पहले ही इनफ्लो हो चुका है प्रीमियम बोलकर, तो फ्लोर में अगर होना है तो आउटफ्लो ही होगा। देखो ये ऑप्शंस में सिखाया हुआ होता है, जहाँ पहले अगर आपने इनफ्लो पे ले लिया है तो बाद में आउटफ्लो ही होता है, बाद दोनों समय इनफ्लो नहीं हो सकता। कैप में शुरुआत में प्रीमियम दिया है तो बाद में इनफ्लो हो सकता है, बट फ्लोर में पहले ही प्रीमियम ले लिया तो बाद में आउटफ्लो ही होना है। सो इंटरेस्ट ओरिजिनल वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से चलो, विच इज़ योर लिबॉर प्लस 0.5%, 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5%। सो यहाँ पे 6.5% है, तो 6.5% ऑफ 6 प्लस 0.5 हो गया, 6 प्लस 0.5, 50 बेसिस पॉइंट का 6.5% ऑफ लोन का अमाउंट है 10 मिलियन, इंटू होना चाहिए 6/12, ये 6 महीने का रीसेट पीरियड है। बट आपका जो क्वेश्चन है ना वो महारथी है, वो जुलाई 1 से 31/12/2003 का डेज पकड़ रहा है, डेज। सो डेज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 184, मैं भी चोरी करके लिख रहा हूँ, मुझे मत क्षमा करिएगा क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है डेज गिनने में, इंटू 184/365। देखो तो क्या अमाउंट आता है, थोड़ा और जगह का जुगाड़ कर लेते हैं। कैप इनफ्लो फ्लोर आउटफ्लो, सो 10 मिलियन 2 4 6 इंटू 6.5% इंटू 184/365, so this is coming 327,671. I hope you have understood the pattern. So similarly यहाँ पर आपका 8% से यहाँ पर 5.5, मतलब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिनल इसलिए लिखता हूँ कि इससे ये समझना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं होता, कैप फ्लोर कॉलर ये सबसे अलग से रुपए आते हैं, ये होगा 4.25, ये हो जाएगा 4.75, तो इसके हिसाब से डेज के हिसाब से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। सो यहाँ से यहाँ का डेज है 181 डेज, फिर जुलाई तक का डेज है 184, फिर 181, फिर 184, ऐसे डिवाइड करके किया हुआ है, ठीक है। सो ये सब आ जाएंगे, मैं अब इस पे और डिटेलमेंट नहीं कर रहा। नेक्स्ट आ रहा है कैप इनफ्लो और फ्लोर आउटफ्लो। कैप कब इनफ्लो देगा, जब आपका स्ट्राइक रेट ऑफ क्या है यहाँ पर 7% से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे कैप इनफ्लो देगा 0.5%, 7 से ज़्यादा हो गया बोलकर 0.5% ऑफ 10 मिलियन, और यहाँ पे 181 डेज है तो 181/365। सो दिस इज कैप इनफ्लो। बाकी जगह हम लोग का कैप कॉल ऑप्शन है, लोअर स्ट्राइक रेट पे एक्सरसाइज ही नहीं होगा। और जब फ्लोर हमारा बेचा हुआ है 4% से नीचे जहाँ पे गया है, जैसे कि यहाँ पर सामने वाला जो फ्लोर बाय किया वो एक्सरसाइज कर देगा, तो हमें कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा 0.25% ऑफ 10 इंटू यहाँ पे 184 डेज है तो इंटू 184/365। सो कैन वर्कआउट एंड सी व्हाट इज दिस अमाउंट कमिंग, ओके। सो यहाँ पर ये और ये देखिए, ये ओरिजिनल इंटरेस्ट है, ये कैप का इनफ्लो है, ये फ्लोर का आउटफ्लो है। से दिस इज ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। सो योर इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी व्हाट, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी ए प्लस सी माइनस बी। दो आउटफ्लो है, एक इनफ्लो है। इंटरेस्ट इज एन आउटफ्लो फॉर बोरोवर्स, सो वी आर बोरोइंग हियर, इशू किया हमने लोन। सो दिस इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट विल कम। इसको आप डेज के हिसाब से नहीं करके 6 मंथ्स का भी कर सकते हैं, आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करेगा। सो यहाँ पे एक वर्किंग दिया हुआ है इंटरेस्ट पेमेंट, ओके, और इससे फिर ये और ये को लेकर इफेक्टिव का कॉलम अलग से ही बनाया हुआ है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया, और उससे फिर एनुअलाइज निकाल दिया, दैट इज सेकेंड पार्ट, ओवरऑल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओवरऑल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये जो अमाउंट है ये 365 डेज के लिए एनुअलाइज करना है, बिकॉज यहाँ पर
6 महीने का रीसेट पीरियड में 3 साल हो गया ना, ये 3 साल का है तो 1 साल का करना पड़ेगा आपको। दिस इज़ 5.54% पर एनम। डेज के हिसाब से तो थोड़ा अलग आंसर है, अगर आप 6 मंथ्स के हिसाब से करोगे तो थोड़ा सा अलग आंसर आएगा। ठीक है जी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। प्रैक्टिस करिए इसको पूरा, और भी जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराया वो तो करना ही है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है। मैंने बस उठा लिया कुछ प्रैक्टिस कराने के लिए, कुछ नया हो तो इस बहाने हमारा कवर अप हो जाएगा। ऑलराइट, ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, नवंबर 18 में आया था। एक इंडियन कंपनी है, उसको फॉलोइंग कोटेशन मिले हैं। स्पॉट का रुपी पर डॉलर है, यानी डॉलर का रेट है। सर फॉरेक्स कहाँ से घुस गया? फॉरेक्स आने से ही रेट में चक्कर घूम खाता है दिमाग। कोई बात नहीं है, अभी सब इजी लगेगा। 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट है, 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट है। कंपनी नीड्स डॉलर फंड फॉर 6 मंथ्स, उसको डॉलर चाहिए 6 महीना के लिए। मतलब क्यों चाहिए होता है? बिकॉज मान लीजिए हमें कहीं पेमेंट करना है, क्या करना है, हमें कहीं पेमेंट करना है, तो वो डॉलर लेगा मेरे से। कितना डॉलर लेगा यही बस इस क्वेश्चन में नहीं दिया। अगर ये ठीक से दे देता तो सम और आसान होता, बट कोई नहीं, ऐसा केस होता है तो अपने $100 मान लेते हैं, अज्यूम कर लेंगे कुछ भी। डिटरमाइन वेदर द कंपनी शुड बोरो इन डॉलर और रुपी इंटरेस्ट रेट। डॉलर ऑन रुपी इंटरेस्ट रेट्स आर 3 मंथ्स का मालूम है, 6 मंथ्स का मालूम है। सिंस 6 मंथ्स का चाहिए तो हम 6 मंथ्स का रेट को ही रिगार्ड करेंगे। मेन बात है पता लगाना है कि डॉलर में बोरो करेगा रुपी में, तो ये दो में से इंफॉर्मेशन यूज़ करना है। और कितना डॉलर चाहिए नहीं दिया, तो लेटस से कि डॉलर उसको चाहिए $100। कितना डॉलर चाहिए? $100 चाहिए। लेट, तो क्या करना है, किसी से लिया $100, क्या रेट पे मिलेगा? 5.5% पे। तो उसका इंटरेस्ट कितना होगा? 5.5% फॉर 6 मंथ्स, $2.75 आ रहा है। सो टोटल पेमेंट कितना होगा? 102.75। 6 मंथ्स बाद देना है, मेरे को आज ही पता है। मेरे को अपना लायबिलिटी जब मालूम है तो मैं हेज करके रखूँगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लूँगा इसका कि मेरे को डॉलर ख़रीदना है। तो व्हेन वी बाय एट हायर रेट, सो द रेट विल बी एट द रेट 36.4। सो द आउटफ्लो विल कम एज 102.75 इंटू 36.4 इज इक्वल टू 3740। आफ्टर दिस वी हैव अनदर ऑप्शन एज रुपी बोरोइंग, एंड रुपी बोरोइंग विल बी व्हाट विल बी रुपी बोरोइंग। नाउ सोचो, मेरे को कोई डॉलर में लोन देने राजी नहीं है। नो वन इज़ देयर हु कैन गिव मी डॉलर लोन, नो वन इज़ देयर हु कैन गिव मी डॉलर लोन। सो व्हाट टू डू? I will go into Indian market, Indian money market and ask for loan which is equivalent to $100। तो $100 आज के डेट पे वैल्यू क्या रखता है? स्पॉट में देखो, आज $100 का वैल्यू है 36.1। सो 100 इंटू 36.1। बहुत बार सोल्यूशन दे के बच्चे समझते हैं ना, तो ये 36.1 को खोज रहे होते हैं। इसका ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत है। तो 3610 आप आज लोन ले लो, उस पर इंटरेस्ट कितना होगा? एट द रेट 11.5% फॉर 6 मंथ्स इंटू 11.5% इंटू 6/12, ये आ रहा है 208 आ रहा अप्रॉक्स 207.58। सो ऐड करके आ गया यहाँ पर प्लस 3610 3818। सो आप देखिए, रुपी में मेरा आउटफ्लो हो रहा है 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ्स 3818, और डॉलर में आउटफ्लो जो हो जाएगा डॉलर बोरोइंग में 3740। तो जिसमें आउटफ्लो कम हो उसको सिलेक्ट करना है। बोरोइंग शुड बी मेड इन डॉलर, दिस इज बेस्ट, प्रेफर दिस। ओके, आउटफ्लो की बात हो रही है। सेकेंड पूछ रहा है, डिटरमाइन व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 मंथ्स टू मेक द कंपनी इनडिफरेंट बिटवीन 3 मंथ्स बोरोइंग एंड 6 मंथ्स बोरोइंग इन केस ऑफ रुपी बोरोइंग एंड डॉलर बोरोइंग। सो ये क्या पूछा है इसमें, यही बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है। व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 मंथ्स टू मेक द कंपनी इनडिफरेंट बिटवीन 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स बोरोइंग। तो आफ्टर 3 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, मतलब हम फॉरवर्ड रेट की बात कर रहे हैं फॉर 3 इंटू 6, बिकॉज अगेन आफ्टर 3 मंथ भी आपको इन दोनों में इंडिफरेंस होना है। ठीक है, इंडिफरेंस बिटवीन 3 मंथ बोरोइंग एंड 6 मंथ्स बोरोइंग। So it will be forward contract of 3 into 6. Okay,
सो रुपी बोरोइंग से अगर हमें इनडिफरेंट रेट निकालना है तो फॉरवर्ड का जो प्राइसिंग होता था, आप याद करो, वो इनडिफरेंट प्राइसिंग ही होता था ना कि दोनों पाथ से सेम ही आंसर आना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली रुपी वाला रूट से जाएंगे तो क्या बनेगा, रुपी वाला रूट से जाएंगे तो क्या बनेगा, 3 महीने का होगा। यहाँ पर रुपी वाला रूट से जाएंगे तो क्या बनेगा, रुपी वाला रूट से जाएंगे तो क्या बनेगा बोलो। 3 महीने का 12% एक साल का है, 3 महीने का क्या होगा 1 + 0.03 प्लस 1 + R मान लो जो नया आपका फॉरवर्ड रेट होगा, शुड बी इक्वल टू, मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट, याद है ना आपको, 3 महीने का इंटरेस्ट 2 पाथ बनाते थे ना, याद है, इस तरह से वर्किंग करते थे, याद है, 2 पाथ बनाते थे हम। एक आपको डायरेक्ट जाने का मिलता मौका यहाँ से यहाँ 6 महीने वाला, और एक पाथ 1 और पाथ 2 ऐसा करके 2 पार्ट में जाते थे। तो यहाँ पे ये 3 है, ये 6 है, आपको इसका रेट निकालना है जिसको हम मान रहे हैं 1 + R। इसका रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मंथ्स वाला, जैसे कि 12% है तो 0.03 हो गया। और यहाँ से जाएंगे तो 6 महीने वाला, ये 11.5 है तो इसका आधा करना पड़ेगा, 6 मंथ 11.5 इंटू 6/12 कर रहे हैं तो 575 आ गया, तो 1 + 0.0575। तो बड़ा वाला रास्ता इज इक्वल टू 2 छोटा रास्ता, तो 1 + 0.0575, इसको सॉल्व करके आर का आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से डॉलर वाला सेम वर्किंग हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे 6% का अगर आप 3 महीना करोगे तो 0.015 इंटू 1 + R इज इक्वल टू 5.5% का 6 महीना करोगे तो 1 + 0.0275। इन दोनों से आपका R का आंसर्स निकल जाएगा, यहाँ से और यहाँ से। तो ये जो R का रेट आ रहा है यही आपका इनडिफरेंट रेट है। इनडिफरेंट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज अब देखो ना, हमने ये आफ्टर 3 मंथ्स वाला जो रेट है आपसे ये पूछा गया है टू बिकम इनडिफरेंट बिटवीन 3 मंथ्स बोरोइंग एंड 6 मंथ्स बोरोइंग। तो एक 6 महीने का बोरोइंग और ये 3 महीने का 2 बोरोइंग, 3 महीने का 2 स्लैब हो गया। तो इन दोनों में इनडिफरेंस कब होगा, जब दोनों से आंसर इक्वल ही आएगा। आफ्टर 3 मंथ्स आपको और बोरो करना है जिससे कि आप इनडिफरेंट हो जाए 6 महीने में और 3 महीने में। तो 6 महीने का जो बड़ा पाथ है वो ये रेट है, तो इसका जो रेट है वो इससे भी मैच होना चाहिए तभी इनडिफरेंट होगा। तो बेसिकली FRA प्राइसिंग पे क्वेश्चन था, ये FRA का प्राइसिंग पे ये क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए आप। ये सब रिपीट क्वेश्चंस हैं, बहुत बार आए हुए हैं। कैप फ्लोर वाला मैंने करा दिया तो इट इज़ ऑल्सो रिपीट, यू कैन राइट हियर सेम एज क्वेश्चन 10। तो ये अगला बार तो शायद मैथ से ही हटा दूंगा, हमारे ध्यान से छूट गया कि ये दोबारा आ गया, सेम एज क्वेश्चन 10। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग का क्लास में किया हुआ रहता है जनरली, कहीं पे भी आप पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन हुआ ही होगा मेरे हिसाब से। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आप देखो एक बार क्या है इसमें, 6 × 9 का एक FRA का बात हो रहा है, 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, रेट है 5.25, 6 × 9 मतलब कौन सा हुआ, 3 मंथ्स हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट। ऑन फिक्सिंग डेट मिबॉर टर्न्स आउट एज, आपको 3 मिबॉर दिया हुआ है, तो आपको एक्चुअली जो सेटलमेंट करना है वो इस रेट से करना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ बेसिस पॉइंट्स मेरे को क्या फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। मैं FRA बाय किया हूँ और अगर रेट बढ़ गया तो मेरे को फ़ायदा हो गया, तो 5.5 और 5.25 से 25 पॉइंट्स का फ़ायदा हो गया, 25 बेसिस पॉइंट्स से गेन हो गया। और सेटलमेंट अमाउंट क्या होगा, 5.5% माइनस 5.25% इंटू 3 महीने का पीरियड। अब आपका अज्यूम करने बोल रहे हैं 360 डेज इन अ ईयर,
तो बहुत बार सम क्या करता है इंस्टीट्यूट का, डेज बोलते ही वो 3 महीने में डेज गिनने लग जाता है। तो आप इसमें 90 डेज लेके कर लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, वो लोग काउंट करते हैं 91 है कि 92 है, तो इंटू 90/360 इंटू कितना है 100 करोड़ रुपया डिवाइडेड बाई, इसको प्रेजेंट वैल्यू पे सेटल कराते हैं ना, 1 प्लस कौन सा रेट होगा, मिबॉर का जो प्रिवेलिंग रेट है, इंटू 90/360। अब इससे जो आंसर आएगा वही आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेटलमेंट अमाउंट है। बस यही ध्यान रखना है कि प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं सेटलमेंट का, कि मेरा जो गेन हुआ वो मुझे मिल जाए। ऑलराइट, सो इसमें बात ये है कि आपका जो सोल्यूशन है वो 92 डेज़ पे किया हुआ है, और फिर बाद में बोल दिया कि 90 डेज से भी कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर आपको आरटीपी नवंबर 19 का क्वेश्चन है, अगेन आसान क्वेश्चन है। आफ्टर 2 ईयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर में फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट एंटर करना है 2 और 1 का, 2 और 1 का, ठीक है। तो इधर एक ट्विस्ट होता है, वर्किंग में मिस्टेक करने का संभावना होता है। जैसे नॉर्मली आदत क्या होता है हमारा कि 6 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है, तो रेट में इंटू 3/12 और इंटू 6/12 कर लेते हैं। बट अब 2 साल का है, 2 ईयर और 1 ईयर है, तो कैसे होगा। तो इसको हैंडल करने का तरीका में इस सब में जैसे 2 बार आपको वर्किंग करना है, एक बार XYZ से, एक बार ABC से। तो XYZ का मैं बता देता हूँ। करना क्या है, रेट ही निकालना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर 2 वर्सेस 3 FRA यूजिंग द कंपनीज यील्ड इंफॉर्मेशन एज कोटेड अबव। सो आपका यहाँ पर XYZ का 2 साल का वही पाथ बना के सोच लो, बहुत इजी होता है। ईयर 1, ईयर 2, आफ्टर 2 ईयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सो इट इज़ लाइक ईयर 2 है यहाँ पे, फिर ईयर 3 है, ऐसा 3 साल का पीरियड हो गया यहाँ पर। और एक पाथ हो जाएगा सीधा 3 साल वाला, और एक पाथ हो जाएगा 2 साल से जाके फिर 1 साल। तो आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो आप 3 साल वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट देख पा रहे हो क्या, वो है 4.48% XYZ में, और आपका 2 साल वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 4.2%। सो मेरे को अब इक्वेशन जब बनाना है, तो यहाँ पे 1 साल है, यहाँ पे 2 साल है। 2 साल होने से बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, वो करते हैं 0.042 इंटू 2 ईयर्स। ऐसा नहीं करना चाहिए, इंटू 3/12 और इंटू 6/12, ठीक है। 2 साल होने से कंपाउंडिंग इफेक्ट, इसलिए सम बता रहा हूँ कि ये आपको ध्यान है कि नहीं पता नहीं। इंटू 1 + R, यहाँ पे 1 ईयर था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू, अब 3 साल वाला में क्या होगा, ये 3 साल का जो पीरियड लिया आपने उसमें होगा 1 + 0.0448 के पावर में 3। इसको सॉल्व करके आप R निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया। ये पाथ बनाने से ना आपका बर्डन खत्म हो जाता है, पाथ नहीं बनाने से माथा में पाथ बनता ही नहीं, ठीक है। सो इस तरह से XYZ का और ABC का आपको 2 बार वर्किंग करना है। इसमें बस ट्विस्ट ये है कि 2 ईयर के लिए होल पावर में 2 करना है, कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखाने के लिए, ओके। और फिर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट गारंटी की बात हो रही है, इंटरेस्ट रेट गारंटी की बात हो रही है। तो इसमें प्रीमियम को हम लोग कोई अमोटाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक शॉर्ट प्रीमियम है। इफ़ इंटरेस्ट पेबल बाय XYZ लिमिटेड, आपको उसको लेके करना है, XYZ का वर्किंग लेके करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे आंसर मैं अगर देख के बताऊँ तो देखो, यहाँ पे R का वैल्यू है 5.04 फॉर XYZ, यहाँ पे आ रहा है 5.04%, ओके। सो आपको पता है ये एक तरह से FRA क्या करता है, आपको अगर आप FRA बाय किए हैं तो आपको ऊपर होने से बेनिफिट मिलेगा। सो एक तरह से इंटरेस्ट रेट गारंटी प्रीमियम ऑफ 0.1% ऑफ अमाउंट ऑफ लोन है, तो प्रीमियम अपने को जो देना है वो आपको देना पड़ेगा। एक तरह से कैप टाइप का हो गया इंटरेस्ट रेट गारंटी, इज लाइक अ कैप हियर, विल वर्क लाइक अ कैप, एंड पेबल बाय XYZ लिमिटेड की बात हो रही है। सो प्रीमियम इज़ 0.1% ऑफ अमाउंट ऑफ लोन विच इज़ इक्वल टू 100 करोड़ का 0.1%, और
ये 2 बार करना होगा, पार्ट ए पार्ट बी, तो प्रीमियम हर समय सेम आएगा। अब 5.04 है तो हम इसको 5.04 यदि हमारा रेट है और मार्केट रेट 4.5 आया तो हम एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे। रिसीट्स फ्रॉम IRG विल बी इधर नील, एक्सरसाइज नहीं हुआ और इधर एक्सरसाइज हो जाएगा 5.5 माइनस 5.04, 5.5 माइनस 5.04, इंटरेस्ट पेबल बाई XYZ लिमिटेड, रिसीट्स फ्रॉम IRG आ गया, ओके। सो ये आपका IRG यानी कि कैप से रिसीट आ गया, यहाँ पर आपका कोई आउटफ्लो हुआ नहीं, प्रीमियम आपने पे किया हुआ है, ये आपका रिसीट आ गया। और फिर इंटरेस्ट कॉस्ट जो बियर करना है वो तो बियर करना ही होगा, यहाँ पे 4.5% ऑफ 100 करोड़, यहाँ पे जो है 5.5% ऑफ 100 करोड़। तो याद है आपको अभी एक सम कराया भी था मैंने जिसमें बोला था कि इंटरेस्ट ओरिजिनल जो है वो तो देना ही होगा, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो देना ही होगा। आप अलग से जो प्रीमियम दे रहे हो और सेटलमेंट कर रहे हो फॉर डिफरेंस वो अलग से कर लो। सो दिस वे द रिजल्ट विल कम, ठीक है, दिस वे द रिजल्ट विल कम। यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आप अपना वर्किंग ऐसे मिला लीजिएगा, ये वाला जो आंसर मैंने बताया वैसा ही आंसर उससे भी आएगा, सिर्फ मैंने वर्किंग नहीं किया बाबू। आप बोलेंगे तो कर भी देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। 100 इंटू 0.1% इज 0.1 और 0.1, और यहाँ पे 5.5 माइनस 5.04% इंटू 100, एक साल का ही चक्कर है ना, तो 5.5 माइनस 5.04, सो दिस इज कमिंग 100 कितना आएगा भाई, 100 करोड़ का 5.5 माइनस 5.04, तो ये आ गया 0.46, सो 0.46, 100 इंटू 0.46% इज कमिंग 0.46 crores. प्रीमियम इज एन आउटफ्लो, दिस इज एन इनफ्लो, और इस तरह से यहाँ पे आ रहा है 4.5 और यहाँ पे आ रहा है 5.5, सो यहाँ आउटफ्लो, इंटरेस्ट इज एन आउटफ्लो, ठीक है, या ऐसे बोल देते हैं, यहाँ पे आउटफ्लो नहीं दिखा के ये रिसीट को इनफ्लो को माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 4.6 और ये हो जाएगा आपका 5.14, 5.5 प्लस 0.1 माइनस 0.46 करीब 5.14 आ रहा है। तो एक्चुअली जो सम कराने का उद्देश्य था वो ये था कि आप ये वर्किंग सोच पाएँ, प्रीमियम अलग से कैप का पैसा आ गया और फिर इंटरेस्ट तो जो देना है सो देना है, यहाँ पे थोड़ा सा नेट ऑफ कर दिया, प्रीमियम तो ठीक से दिखाया, इंटरेस्ट को नेट ऑफ कर दिया, नेट ऑफ कैप रिसीट्स इन्होंने नेट कर दिया, यहाँ पे तो लैप्स हो गया था तो जो देना है वही देना है, और यहाँ पर नेट करके 5.04 डाल दिया। वो कॉमन सेंस है, हमें पता है कि नेट में आंसर वही आता है, बट फिर भी प्रेजेंटेशन जो कंसेप्चुअल है वो ऐसा ही है, कोई बात नहीं है। मान लो कि आप नेट भी कर दो तो इंस्टीट्यूट मार्क्स देगा, ऐसा सोच के करो, ठीक है। नेक्स्ट ये करेंसी स्वैप का क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, मैं इसमें नहीं घुस रहा, और इसमें एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन दिया हुआ है वो आप इग्नोर कर सकते हो, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आप नॉर्मल जैसे सम करते हो वैसे करो, स्वैप अरेंज करो और करो। और लास्ट है चीपेस्ट टू डिलीवर, ये इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स भी इसी चैप्टर में आ जाता है, मैंने ऊपर में लिखा था ना 3 चैप्टर का नाम इसमें कराता हूँ, तो एक और चैप्टर इसमें इसी चैप्टर में मैंने इंक्लूड किया हुआ है, मतलब DJB बुक में इंक्लूड किया हुआ है, उसका नाम है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, एक और चैप्टर इसमें डाला हुआ है वो है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स।
सो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का कुछ थ्योरी होता है, चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड। अब ये सब कॉन्सेप्ट एक्चुअली तो ना ज़्यादा रेलिवेंट भी नहीं रहा रियल वर्ल्ड में, बट फिर भी अभी एग्ज़ाम में के लिए आता है, आ सकता है मतलब, क्योंकि यहाँ पे एमटीपी का क्वेश्चन है तो आ तो सकता ही है। ठीक है, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में रेट फ्यूचर से चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड। ये क्या होता है कि पहले जब इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे तो उसका सेटलमेंट फिजिकल सेटलमेंट होता था, तो फिजिकल सेटलमेंट अब होता नहीं है, सब कैश सेटलमेंट हो गया है, फिर भी ये सब कॉन्सेप्ट है। तो उस समय जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सरसाइज करोगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, स्क्वायर ऑफ होगा, उस दिन आपका मार्केट में जो भी बॉन्ड अवेलेबल होगा वो खरीद के कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ किया जाता था। तो मार्केट में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बॉन्ड है, तो नॉर्मली स्क्वायर ऑफ का रूल है कि चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड जो होगा उस पे स्क्वायर ऑफ होगा। तो आजकल ये सब का कैश सेटलमेंट होता है। तो एक ऐसे हल्का सा मैंने नॉलेज दे दिया, अब आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। अभी ये सब का डिफरेंस अमाउंट का कैश सेटलमेंट होता है। पहले एक ज़माना था जब ये सब का फिजिकल सेटलमेंट होता था कि वो बॉन्ड खरीद के देना पड़ता था, तो अभी होगा सब आपका कैश सेटलमेंट ही। और इसका एक वर्किंग का फंडा होता है कि प्रॉफिट ऑफ सेलर ऑफ फ्यूचर्स कैसे आएगा। फ्यूचर का जो सेटलमेंट प्राइस है उसमें कन्वर्जन फैक्टर का एक इस्तेमाल करते हैं। कन्वर्जन फैक्टर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सेटलमेंट का प्राइस जो हो रहा है वो चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड पे हो रहा है, तो कंपैरेबल नहीं है, इसलिए चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड और आपका फ्यूचर्स जो है उसका प्राइसिंग में जो डिफरेंस है उसको कन्वर्जन फैक्टर से स्टॉक एक्सचेंज ही डिटरमाइन करके वैल्यू यहाँ पे बैठाता है। तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा ये कोई ट्रेडर डिसाइड नहीं कर सकता है। कन्वर्जन फैक्टर इज मार्केट डिटरमाइंड एंड दैट इज डिटरमाइंड अगेन एज पर अवेलेबल बॉन्ड विच इज यू कैन डिलीवर। तो अभी फिजिकल डिलीवरीज बंद हो गया, बस उसका प्राइस को यूज करके अकाउंट सेटलमेंट किया जाता है। अब आपको एकदम भी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का ज्ञान ही नहीं है तो ये पूरा ऊपर से गया होगा, ये वापस से सुनना पड़ेगा आपको एक बार इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स को पढ़ के। मैंने पूरा पढ़ाया नहीं है, मैंने तो हल्का सा बोल के निकाल दिया। ठीक है, सो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इस चैप्टर में मैंने मेनली आपको जो सिखाना चाहा था वो एक दो बात थी, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। पहली बात थी कि प्रीमियम को अमोर्टाइज कर सकते हो। देखो अमोर्टाइज किया था हमने 4 पीरियड में एट द रेट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये प्रीमियम डायनामिक अमाउंट नहीं है, फिक्स्ड अमाउंट है, इसलिए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जब अमाउंट लेकर हमने अमोर्टाइज किया तो 4 पीरियड में किया, जबकि क्वेश्चन में 3 ही था। तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 ही में करना है क्या, तो 6 मंथ्स और 24 मंथ्स है तो उससे समझ में आता है 4 पीरियड होगा, तो यहाँ पे 4 बार का एन्युटी फैक्टर लेके अमोर्टाइज कर दिया। बहुत बार सम्स में हम लोग अमोर्टाइजेशन भूल जाते हैं, हम लोग जब जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो अमोर्टाइज करेंगे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट आपको समझाया था कि कोई भी इंटरेस्ट रेट गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका प्रीमियम और उसका जो कॉम्पेंसेशन मिलने वाला है वो अलग रखो, अपना इंटरेस्ट कॉस्ट अलग रखो। सो आप उसको नेट करके अपना नेट कॉस्ट जान सकते हो। सो उससे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने समझाया आपको। ओके, आपको बताया कि एडिशनल इंटरेस्ट रेट ऑप्शनल है, ये नहीं भी दिखाने से चलेगा ये कॉलम, बट बाकी दो आपको नेट करके दिखा देना चाहिए, पता चल जाएगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट से कितना आपने रिकवर कर पाए। और अगर कॉलर है, मतलब हम लोग कॉलर में क्या बोलते हैं, कैप और फ्लोर का कॉम्बिनेशन है। अब कैप और फ्लोर का कॉम्बिनेशन मतलब बाइज कैप करते हैं हम लोग जनरली, और फ्लोर में हम लोग सेल कर देते हैं, जिससे कि कैप में मैं उल्टा लिख दिया यहाँ पर, तब प्रीमियम यहाँ पर हम लोग का पे होता है कैप में, और प्रीमियम यहाँ पर हमारा सेल करने से रिसीव होता है। सो आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर दिस। सो मैं बोलना यही चाह रहा था कि पेड फॉर कैप और रिसीव्ड फॉर फ्लोर गेट्स सेट ऑफ। सो ये आपको अपना सेट ऑफ करने के काम आता है। इससे क्या होता है कि आप एक नीचे लेवल पे इंटरेस्ट रेट कमिट कर देते हो तो ऊपर का प्रोटेक्शन के लिए प्रीमियम फिर नहीं देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपने प्रीमियम रिसीव कर लिया, यहाँ पे प्रीमियम दे दिया। तो बाय कैप सेल फ्लोर करके कॉलर का कॉम्बिनेशन बनाया,
और उससे भी फिर आपने अपना नेट कॉस्ट निकाल के देख लिया। तो मैंने एक ढांचा बना के दिया। अब एक बार जब तक हाथ से करोगे नहीं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो ही रहेगा। ये क्वेश्चन अच्छा था जिसमें रुपी बोरोइंग और डॉलर बोरोइंग था। तो पहले जब मैं डॉलर बोरो किया तो डॉलर पे ही बोरो किया, बस 6 महीने बाद देना है तो उसका फॉरवर्ड करके कॉन्ट्रैक्ट करके रख दिया। तो मैं पता लगा लिया कि कितना मेरा आउटफ्लो होगा। और रुपी में जब बोरो करूँगा तो मुझे कंपेरेबल अमाउंट जानने के लिए वही $100 को आज किसी को चुकती करना है, मतलब पे करना है, तो आज $100 मैं स्पॉट मार्केट से ख़रीद लिया और वो रुपी में बोरो हुआ तो उसका इंटरेस्ट अमाउंट मेरा कितना लगा मैंने निकाल के कंपेयर कर लिया कि किस में ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है। जिसमें कम आउटफ्लो हो रहा है उसको प्रेफर कर लिया। और ये इनडिफरेंस वाला भी एक घनचक्कर क्वेश्चन है जिसमें कई बार हम लोग को क्लिक नहीं करता है कि इनडिफरेंस माने क्या करना है। सीधा लिख देता कि फॉरवर्ड रेट निकालना है तो हम समझ जाते, इनडिफरेंस नहीं समझ पाते। इसलिए क्वेश्चन में करना क्या था, इसको मैंने एक पाथ बना के समझाया कि आपको आफ्टर 3 मंथ्स वाला एक रेट निकालना है, इस तरह से कि आप 6 मंथ्स वाला और 3 मंथ्स वाला बोरोइंग में इनडिफरेंट हो पाए। इसका मतलब F3 इंटू 6 का रेट निकाल के बताना है पाथ के मेथड से। अब इसी के बाद जब हम पाथ वाला सम कर लेते हैं तो इसके बाद हमारा वो 2 साल और 3 साल वाला जब सम आता है तो उसमें अपना मिस्टेक हो जाता है। तो इसलिए मैंने वो भी आपको दिखा दे कि 2 साल 3 साल में यहाँ पर इंटू 2 नहीं करके होल स्क्वायर और होल क्यूब करना है जिससे कंपाउंडिंग इफेक्ट आ पाए। इंटू 2 करने से फिर सिंपल इंटरेस्ट का इफेक्ट हो जाता है। और इसी का वर्किंग भी आपको दिखा दिया कि 3 पार्ट में होना चाहिए, बट आपका इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन में इंटरेस्ट को नेट ऑफ किया हुआ है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई बहुत भारी भरकम काम नहीं है। एक स्वैप का सम है जिसको आपको करके देखना चाहिए। ओके, मैंने नहीं कराया, बहुत आसान क्वेश्चन है कि ऐसा सेम क्वेश्चन हमारा किया होता है। और एक थ्योरी है चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड, जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में सेटलमेंट करते वक्त हम लोगों का अमाउंट सेटल करते वक्त एक बेस लिया जाता है कि किस चीज़ का अमाउंट पे हम सेटल करेंगे। जैसे निफ्टी वगैरह में तो क्या होता है कि इंडेक्स मूव करते रहता है तो आपको फ्यूचर का निफ्टी का प्राइस अलग से मिलता है तो उस पर सेटल होता है। फ्यूचर निफ्टी अलग से मिलता है, स्पॉट निफ्टी अलग होता है, फ्यूचर निफ्टी अलग होता है। इन जनरल हम लोग ये सुनते हैं ना थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस की टुवर्ड्स द एंड ऑफ मैच्योरिटी, टुवर्ड्स मैच्योरिटी फ्यूचर प्राइस मर्जेस विद स्पॉट प्राइस, ऐसा सुनते ही आप। तो वो चीज़ यहाँ पर भी लागू हो सकता है। बट होता क्या है, हम लोग यहाँ पर फ्यूचर इंटरेस्ट रेट हमारा सेटल करते हैं, फ्यूचर इंटरेस्ट रेट हमारा सेटल करते हैं। फ्यूचर का प्राइस एज सच कुछ नहीं होता है एंड में मैच्योरिटी में। तो जो स्पॉट प्राइस ऑफ चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड होता है उसके बेस पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग सेटल करवा देते हैं। बट सेटल कराते वक्त फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं जिसके बेस पर ये फ्यूचर बॉन्ड जो आपने लिया फ्यूचर में मार्केट में वो चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड से कंपैरेबल हो पाए। तो समझाने के लिए बता दिया, अब लिखने के लिए आपको एक बार पढ़ना है। सो इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही है और मिलते रहेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।